नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई। तब तक कोई भी नियुक्ति आदेश जारी करने पर सख्त मनाही। प्राइवेट स्कूलों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम, अपार आईडी मामले में ढिलाई बरतने पर मान्यता होगी खत्म। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे 500 स्मार्ट टीवी। हाईकोर्ट ने भू विस्थापितों के हक में दिया बड़ा फैसला, भू अधिग्रहण से प्रभावितों को पुनर्वास और रोजगार से नहीं किया जा सकता वंचित। SSCL से प्रभावित परिवारों को मिली राहत। और यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नए नियमों को नहीं किया जाएगा लागू। केंद्र सरकार से पूछा नए नियम की क्या जरूरत पड़ी, मांगा जवाब। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाएं लगाई गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए नए नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाया है। अगली सुनवाई तक पुलिस विभाग किसी भी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकेगा। वहीं सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। दरअसल पुलिस विभाग ने सभी जिलों में आरक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा ली थी। इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिकाएं लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेरफेर की आशंका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिलासपुर SSP और चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा 19 दिसंबर 2024 को पुलिस मुख्यालय रायपुर को लिखा गया वह पत्र है, जिसमें उन्होंने फिजिकल टेस्ट के दौरान पाई गई गड़बड़ियों की आधिकारिक जानकारी दी थी। यह भी बताया कि भर्ती पूरे प्रदेश के लिए एक ही सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन के माध्यम से की जा रही है। क्योंकि सभी जिलों में फिजिकल टेस्ट कराने वाली आउटसोर्स कंपनी एक ही है, इसलिए बिलासपुर की तरह राज्य के अन्य केंद्रों पर भी धांधली होने की आशंका है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुल 6000 पदों में से अब तक लगभग 2500 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। ऐसे में यदि नियुक्तियां नहीं रोकी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया को 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया है और इसका फिजिकल भी थोड़ा लेट हुआ था। फिजिकल थोड़ा लेट हुआ था और बीच में राजनांदगांव में भी इसमें धांधली पाया गया था। कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी जो विद्यार्थियों के द्वारा उस चीज़ को देखा गया था, तो इस पर आपत्ति लगाया गया था। हाई कोर्ट पे उस चीज़ के लिए गया था, तो हाई कोर्ट में फिर राजनांदगांव में जांच बिठाया गया था। वहाँ पे केवल राजनांदगांव में जांच हुआ तो वहाँ तो 3000 से अधिक अभ्यर्थी पकड़ाए गए थे, जिसमें एक आरक्षक जो है वो आत्महत्या का मामले सामने आया था। इसके बाद क्या सितंबर में 14 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम इसका फिजिकल जो हुआ। उसके बाद क्योंकि राजनांदगांव बस में स्टे लगा था, फिर उसके बाद समय थोड़ा लिया था, जांच प्रकरण किया था। उसके बाद उनको लगा था कि हाँ इसमें पूरे तरीके से गड़बड़ी हुआ है बोल के, तो राजनांदगांव का जो फिजिकल है दोबारा फिजिकल पूरा होने के बाद से रिटर्न जब हुआ, रिटर्न के बाद व्यापम ने अपना रिजल्ट जारी किया। सभी ने अपना नंबर देखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, कोई आपत्ति नहीं हुआ था। जो दावा आपत्ति हुआ था उसको भी फिर बाद में व्यापम सुधार करके भेजा गया था। मेरिट लिस्ट जब आया था तो मेरिट लिस्ट में 2 दिन में आया था, पूरे ज़िले का एक ही दिन में नहीं आया था। तो सभी ने अपना अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक किया। नाम देखने के बाद पता चला है कि कई लोगों का ऐसा है कि नाम 2 बार आया है, किसी जगह पे 3 बार आ चुका है। अगर उस बंदे का जनरल में नाम आया है, उस पर जो नंबर दिखा रहा है उसी बंदे का नाम वेटिंग में भी दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे फिजिकल पे नंबर दूसरा दिखा रहा है। इस चीज़ अब सीधे हाई कोर्ट एक बहुत ऊपर की चीज़ हो जाती है। न्याय के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पे जाना हम लोग को सही भी नहीं लगा था। तो सबसे पहले इस मामले को लेके हमने PHQ गया था कि सर ऐसी ऐसी कुछ अनियमितताएँ दिख रही है बोल के, तो थोड़े नकारने टाइप की बात, खैर सांत्वना दिया गया था, देखते हैं बोल के। एक दिन हम लोग को गृह मंत्री जी भी बुलाए थे, वहाँ पे भी इस बात की चर्चा उठी थी, लेकिन हम लोग को इस चीज़ पे लग गया था कि शायद इस पर कुछ होने वाला नहीं है बोल के। तब जाके हम सभी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और टोटल पोस्ट तो हम लोग का निकला था 5967 और जो अभ्यर्थी अभी जो वेटिंग से निकले हैं और कुछ मतलब जो पहला लिस्ट है उन सब में क्या नियुक्ति जो दे रहे हैं उन सबको रोक लगा दिया गया।
इधर शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत केवल एक सेंटर तक सीमित है। मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर अंतिम फैसला आने या अगली सुनवाई तक नया नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। जन न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। सिरगिट्टी स्थित शासकीय शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी अर्बन पीएचसी हॉस्पिटल बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 10 गुरु गोविंद सिंह नगर सिरगिट्टी में स्थित ये हॉस्पिटल जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। अस्पताल की फर्श की टाइलें टूट चुकी हैं, दीवारों में दरार आ गई है और शौचालयों की स्थिति बेहद ही दयनीय हो चुकी है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को कहना है कि सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर, कर्मचारी और आसपास के करीब 15 गाँव के ग्रामीण इसी अस्पताल पर निर्भर है। इसके बावजूद यहाँ बीपी, शुगर, रेबीज इंजेक्शन जैसी सामान्य बीमारियों की दवाइयां तक उपलब्ध नहीं रहती। कई बार मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भी भारी कमी है, जिससे इलाज की व्यवस्था और कमजोर हो गई है। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों की ओर रुख करना उनकी मजबूरी हो जाती है। सिरगिट्टी स्वास्थ्य केंद्र वर्षों पुराना है और उसके साथ अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले शहरी स्वास्थ्य केंद्र में वो हो चुका है। मगर जिस हिसाब से शहरी स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है, देखने में वैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाएंगे तो टाइल्स टूटी हुई है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी पसरी हुई है। कभी जब औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ है हमारा जो पीएचसी जो है, मगर वहाँ अगर कोई इलाज किया जाता है तो ठीक से दवाई उपलब्ध नहीं है। बीपी, शुगर, टिटनेस और जैसे कि रेबीज की इंजेक्शन्स वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मतलब इतने साल होने के बाद भी हम लोग अगर ये राग लाते हैं, 3-3 साल हो गया, बहुत पैसा है, बहुत काम हो रहा है, एक बार उनको आकर देखना चाहिए सिरगिट्टी पीएचसी सेंटर में कि क्या हो रहा है, क्या हाल है अधिकारियों से इस बारे में आपने शिकायत की तो क्या? जैसे कि सीएचएमओ मैम से बात हुई तो उनका कहना है कि दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त है, हम देखते हैं वहाँ आकर और इसको प्रपोजल बनाकर भेजेंगे जो टाइल्स टूटी है वो सब चीज़ के लिए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि अर्बन पीएचसी भवन की तत्काल मरम्मत कराई जाए, जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और डॉक्टर व स्टाफ की नियुक्ति की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उठाता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में लगातार बढ़ती जन समस्याओं को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आक्रोश सामने आने लगा है। एआईडीएसओ कम्युनिस्ट पार्टी ने जिले की कई गंभीर समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। लगातार पहले तो चांटीडी मोहल्ला टूटा, वहाँ भी 600-700 घर को तोड़ा गया। अभी जो है इंद्रपुरी मोहल्ला को तोड़ने की तैयारी चल रही है, लिंगियाडी मोहल्ले को तोड़ने की तैयारी चल रही है। टैक्स पटा रहे, बिजली बिल पटा रहे, सब पटा रहे, तो कुछ तो देना चाहिए कि नहीं देना। इतने वहाँ गए हैं, आधे से ज्यादा अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, वो घर लेने के वजह। जब तक आवास नहीं देंगे तब तक हम लोग खाली नहीं करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी और सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर की गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। नगर निगम द्वारा लोगों को बिना मुआवजा और बिना वैकल्पिक आवास दिए जबरन बेदखल किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। इसके साथ ही मोहल्लों में नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है और साफ पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिससे नागरिकों का जीवन बेहद परेशानियों भरा हो गया है। बिजली विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि बिना उपभोक्ताओं की अनुमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली बिल अचानक बढ़ गया है और गरीब परिवारों के लिए बिल चुकाना मुश्किल हो गया है। शहर में मजदूरों को काम के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जिससे उनकी आधी कमाई आवागमन में खर्च हो जाती है। वहीं मनरेगा योजना में बदलाव कर मजदूरों के रोजगार के अधिकार को सीमित किया जा रहा है।
यहाँ पे अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा जो है आम बस्तियों को तोड़ने की साजिश चल रही है। लगातार पहले तो चांटीडी मोहल्ला टूटा, वहाँ भी 600-700 घर को तोड़ा गया। अभी जो है इंद्रपुरी मोहल्ला को तोड़ने की तैयारी चल रही है, लिंगियाडी मोहल्ले को तोड़ने की तैयारी चल रही है। हम चाहते हैं कि ये जो गरीब बस्तियाँ हैं इसको तोड़ना सरकार बंद करे। अगर तोड़ भी रही है तो उसके बदले जो है उचित मुआवजा देना चाहिए 5 लाख तक का। साथ ही साथ उसके साथ जो है रहने के लिए ज़मीन भी देना चाहिए और उसके बदले में सरकार जो है 1 रुपये भी पैसा ना ले जाए। हाँ, वो मकान दे रही है बट उसमें जो है 1 से 1.5 लाख तक जो है खर्चा है। जैसे कि चांटीडी वासियों को अशोकनगर में शिफ्ट किया गया है तो एक आदमी को वो घर जो है मिला नहीं है, वो खरीदा गया है। और कई आदमी जो है मतलब कि जितने वहाँ गए हैं आधे से ज़्यादा अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं वो घर लेने के वजह से। आप क्या चाह रहे हो? हम लोग चाहते हैं कि उचित मुआवजा जो है 5 लाख तक मुआवजा दे। अगर वो ज़मीन तोड़ रहे हैं, घर बस्तियों को तोड़ रहे हैं तो साथ ही साथ उनको फ्री में जो है रहने के लिए आवास देनी चाहिए। आवास के बदले उनको पैसा नहीं लेना चाहिए। रेलवे का जमीन है बोल के तोड़ा जा रहा है, तो अब हम लोग तो रेलवे का जमीन है मान लिए, टैक्स पटा रहे, बिजली बिल पटा रहे, सब पटा रहे, तो कुछ तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक के पास गए थे, आपको आश्वासन दिया गया है कि कहीं जमीन दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया, दे ले उसके बाद खाली करेंगे हम लोग। दिया नहीं है तो कैसे खाली करें? बता, बोले हैं कि नहीं बोले देने के बाद? अभी तो कुछ नहीं बोला हम लोग को। हाँ। अभी तो आकर तैयार हुए हैं तो बोला है कि देंगे, बोला है दिया तो नहीं है ना, दे लेंगे उसके बाद हम लोग को ना खाली नहीं करेंगे, आवाज देंगे उसके बाद खाली करेंगे। जब तक आवाज नहीं देंगे तब तक हम लोग खाली नहीं करेंगे। AIDSO कम्युनिटी पार्टी ने बिजली के निजीकरण पर रोक, स्मार्ट मीटर हटाने, सिटी बस सुविधा, गरीब बस्तियों को उजाड़ने पर रोक, मनरेगा में बदलाव वापस लेने और तोड़ी गई बस्तियों के लिए जमीन व मुआवजा देने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कब और क्या कदम उठाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा तहसील से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति प्रशासनिक कार्रवाई और कथित दबाव से परेशान होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह मामला ग्राम बरद्वार निवासी रामेश्वर साहू से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के बाद से उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। रामेश्वर साहू का कहना है कि वे जिस भूमि पर पिछले 50 से 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं वह आबादी भूमि है और उस मकान का पट्टा पूर्व में जारी किया गया था। इसके बावजूद अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए उन पर जुर्माना लगाया गया और मकान खाली करने का आदेश दिया गया। इस आदेश की जानकारी उन्हें काफी देर से मिली, जिसके बाद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील और स्थगन याचिका प्रस्तुत की। आरोप है कि अपील लंबित होने के बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मकान की बाउंड्री वॉल को JCB से तोड़ दिया गया और घर को नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित ने पड़ोसियों पर मारपीट, धमकी और जमीन हथियाने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने पुलिस थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार उत्पीड़न से वे और उनकी पत्नी भय और असुरक्षा में जीवन जीने को मजबूर हैं। अब पीड़ित ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मामला संवेदनशील है, ऐसे में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कभी पट्टा वट्टा सब मिले, पट्टे में मैं अपन घर बनाया हूँ। हाँ, पट्टा मिल गए थे? हाँ, पट्टा मिले है। तो वो काबर करवाते तो घर ला काबर तोड़वाते? अब वो दुश्मनी, अब मोर लड़की सब ससुराल चल दी अपन हाँ। हम डोगरी डोगरा रहथन, मार पीट को टाइम बे टाइम गाली गलौच लगा थे। काबर इतना करते तो जमीन लड़बे पर? मोर जमीन ले ले है सब ला। हाँ, थाना पुलिस करते कोई सुनबे नहीं करे, ना तहसीलदार न थाना पुलिस, उल्टा मोला मुइल गाड़ी देती। हाँ, तो मौका देख लगा था, मौका जाके देखा तब समझ में आ जाए सबके कि मैं अन्याय करता हूँ। तो कागे तो पुलिस वाला में नहीं करवा रहे, हम तहसील वसील में बात नहीं कर रहे थे? तहसील में दे रहे हो या में, लेकिन सब पैसा कौड़ी मांगते, मोर पैसा गरीब आदमी, मोर पैसा नहीं। तहसीलदार में खाना है तहसीलदार के? मैं जानो नहीं साहब। कहाँ तहसीलदार? कोटा के। अच्छा, तो बोल सकता क्या बोलते हो? तो कहते हाँ जाए देखेंगे, वैसे करेंगे, टरका देते। हाँ, तो मोर में पटवारी कसो कागजात देख ले, आओ कुछ कर, मोर कुछ देखबे नहीं करे। हाँ, वो जन कही तेरे होते पटवारी कोटे में रहते। मोर कहना कि मौका जांच कर ले, मोर जमीला मोला देन भाई, अपन जमीला अपन ले ले। हाँ, मार पीट करे तो ओला कर तुम्हें केस करे, तो मोर सुनाइए से नहीं करे थे। पहले जमीन के इनका केस चला थे कि वो जमीन ला
हड़पे बार ओहा रामचरण साहू हा भगवाए बार हल केस करे है तोड़े ला 27 तारीख के तारीख दे है तो 27 तारीख में वो तोड़ दिए है बाउंड्री ला घर के तीर ले कोना तोड़े है रामचरण साहू मन वो जैसी तोड़े है कि प्रशासन तोड़े है प्रशासन है आ रही से वह कहते पटवारी और जैसे भी हम घर में कोई नहीं रहे हैं मोर बाबू की तबीयत खराब नोटिस रही वोटिस नहीं से दे रही तुम्हारा दे रही से वह 4-5 दिन रख के मन दे है भाई वो कई दिन पहले दी से घर तोड़े के वो मन एक हफ्ता पहली दे हेवाय त नहीं लेन कतरी से बाबू है तब वो दे के गए हेवाय वहाँ और ओखर बाद में मन मारे पीटे हेवाय आंगन में सेफ्टी हेवाय तो निकली से रामचरण ओखर दोनों बेटा संतोष हरि शंकर काबर मारी वो जमीन के नाम केस करे है ना तो ओकरे नाम से वो आए हुए के तब वो मारा थे केस गलम नहीं सुना थे के मारे पीटे रही से ला तो घूसा से तब मोर बाबू भर्ती रही से हॉस्पिटल में तो ओकर अभी उहें रही से तो मैं है ना सुनी से फोन करके बुलाई से तो मैं अपन घर लेके आए हम खुरदूर होला मोर अम्मा बाबू ला हाँ मोरे यहाँ रहते और डर में नहीं जावा थे कतेक दिन हो गए एक हफ्ता ले ज्यादा हो गए हॉस्पिटल ले लाए है ना तब फिर घर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले के कई निजी स्कूलों द्वारा छात्रों की अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो निजी विद्यालय अपार आईडी निर्माण में सहयोग नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये निर्देश कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में जिले में अपार आईडी निर्माण की स्थिति और विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की विस्तार समीक्षा की गई। जिन स्कूलों में अपार आईडी बनाने की प्रगति कम पाई गई, वहां शीघ्र लक्ष्य पूरा करने के लिए आपसी समन्वय के निर्देश दिए गए। संकुल समन्वयकों ने ये बताया कि कई निजी स्कूलों की उदासीनता के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे विद्यालयों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जहां प्रगति धीमी है, वहां संस्था प्रमुखों की बैठक बुलाकर कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। कलेक्टर ने अपार आईडी कैंपों में बच्चों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित कराने, कमजोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को शैक्षणिक सुधार करने और स्कूल परिसरों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए निर्देश दिए। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि जिले के 500 स्कूलों को स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे डिजिटल माध्यम से शिक्षा को और अधिक सरल और प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और समन्वयक उपस्थित रहे। ये जो है हमारे प्राइवेट स्कूल के जो अशासकीय विद्यालय खासकर है ना, इनको प्रिंसिपल साथी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका कितना महत्व है, जिसमें इस तरह से कलेक्टर साहब को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ऐसा कभी वो नहीं बोले थे, लेकिन दुखद बात है ये कि बार बार इस तरह से हमने भी उनको जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते इन लोगों का बैठक भी लिए थे। कलेक्टर साहब उसमें भी उपस्थित थे, उनमें भी बोला गया था कि भाई आप लोग इसको करो, क्योंकि वो एक ऐसा है डिजिटल लॉकर के नाम से इसको जाना जाता है और उसमें बच्चों का समस्त प्रमाण पत्र उसमें डिजिटल के रूप में रहेंगे वो, और जब कभी भी उस बच्चे को आवश्यकता होगी वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे संस्था प्रमुख इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कठोर निर्णय लेना पड़ता है और कठोर निर्णय है। मान लो इसके बाद भी नहीं करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से उनकी जो मान्यता है वो समाप्ति की कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर किया जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 2 की पहली संगठनात्मक बैठक वार्ड क्रमांक 41 तोरवा के बोल बम चौक में आयोजित की गई। ब्लॉक अध्यक्ष तजम्मुल हक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना और सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलना रहा। बैठक में शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। देखिए पूरी रिपोर्ट।
तोरवा के बोलबम चौक में आयोजित इस प्रथम संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ब्लॉक प्रभारी महेश दुबे और शिबली खान की विशेष मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि संगठन की असली शक्ति उसके बूथ और वार्ड स्तर के कार्यकर्ता हैं। इस दौरान ब्लॉक 2 के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया, जहां सबका एक ही लक्ष्य था, पार्टी के वैचारिक आधार को मजबूत करना और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हर घर तक अपनी पहुंच बनाना। सृजन अभियान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कमेटी और मंडल कमेटियों का गठन हुआ है और उसमें पहली बैठक ब्लॉक क्रमांक 2 की, जिसके अध्यक्ष हमारे बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता को बनाया गया है अध्यक्ष तजमुल हक जी को, और उनको हम सब बधाई देने आए थे। साथ ही SIR में जो गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कैसे सुधार करेंगे। जिला शहर कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक 2 है, इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नवनियुक्त तजमुल हक जी के नेतृत्व में बैठक की और इस बैठक का जो प्रमुख एजेंडा था वो मनरेगा बचाओ संग्राम, जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो मनरेगा को लेकर के आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, 30 जनवरी से लेकर के आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसको लेकर के आवश्यक चर्चा थी। SIR को लेकर के चर्चा थी, संगठन को मजबूत रखने और सुचारू रूप से उसमें ऊर्जा का संचार करने को लेकर के बैठक थी। इसमें समस्त पूरे ब्लॉक के हमारे नेतागण, समस्त मंडल अध्यक्ष, सारे हमारे जो लीडर हैं, सारे कार्यकर्तागण सभी यहाँ पर थे और आने वाले वर्षों में इस ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास। हमारे ब्लॉक 2 में मनरेगा बचाओ संग्राम की बैठक और मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे नए शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे जी, हमारे प्रभारी विजय पांडे जी और टाटा महाराज, शिबली भाई और सभी हमारे ब्लॉक के जो पूर्व पार्षद सब उपस्थित होके जो हमारी 30 तारीख को जो हमारी धरना है उसका आज हम सभी लोगों ने प्लान किया है कि वो धरना को कैसे सफल किया जाए, और सभी लोग ब्लॉक से सभी पार्षद, पूर्व पार्षद सभी आए थे और हमारा जो धरना 30 तारीख को किस रूपरेखा में करना है उसी का ही आज मीटिंग रखा गया था और उस मीटिंग में लगभग सभी लोग हमारे। बैठक में केवल सांगठनिक चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि ज्वलंत मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इसमें विशेष रूप से मनरेगा बचाओ संग्राम और जनहित से जुड़ी अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान नीतियों के कारण मजदूर, किसान और युवा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसके लिए कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष तजम्मुल हक ने आभार व्यक्त करते हुए संकल्प लिया कि आने वाले समय में ब्लॉक 2 कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरेगी और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आंदोलनों को सफल बनाएगी। रेड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में अब यात्रियों को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन में अत्याधुनिक LHB कोच लगाने का फैसला किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित गाड़ी संख्या 18234 18233 नर्मदा एक्सप्रेस में पारंपरिक कोचों की जगह अब नई तकनीक वाले LHB कोच लगाए जा रहे हैं। यह ट्रेन बिलासपुर से 30 मार्च 2026 से और इंदौर में 31 मार्च 2026 से LHB कोचों के साथ संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार LHB कोच आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं, जो दुर्घटना की स्थिति में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत संरचना और आरामदायक सीटों की सुविधा होती है। LHB कोच शामिल होने से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यात्रा भी पहले से ज्यादा आरामदायक और शांत होगी। इसके साथ ही सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा, जिससे ज्यादा यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद है। रेलवे का यह कदम यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय रेल सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। तुमसर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राजनांदगांव कमलना तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत
तुमसर रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य तेजी से जारी है। इस परियोजना के पूरा होने से रेल संचालन की गति, सुरक्षा और समयबद्धता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 228 किलोमीटर लंबी राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन परियोजना को वर्ष 2015-16 में मंजूरी दी गई थी। करीब 3,544 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब तक 217 किलोमीटर तीसरी लाइन का कमीशनिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुमसर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग के तहत प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। रिमॉडलिंग के बाद स्टेशन यार्ड में 10 रेल लाइनें और 192 रूट उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कार्य के पूरा होने से नागपुर दुर्ग सेक्शन में ट्रेनों का संचालन और अधिक सुचारू होगा, समय की बचत होगी और मालगाड़ियों की क्षमता में भी बड़ा इजाफा होगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद तुमसर एक आधुनिक, सक्षम और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के रूप में उभरेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भू विस्थापितों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि स्वामियों को पुनर्वास व रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू राज्य पुनर्वास नीति का पालन करने का निर्देश SCCL को दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र कुमार वर्मा ने कहा, भू विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिया जाना महत्वपूर्ण अधिकार है। भूमि अधिग्रहण की तिथि से यह नीति लागू हो जाती है। इस नीति की भूमि अधिग्रहण करने वाली कंपनी या संस्था अनदेखी नहीं कर सकती। SCCL के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 का तार्किक परिणाम है और रोजगार से इनकार करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के साथ साथ अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है। बिलासपुर के गांधी चौक रोड पर सरेराह खतरनाक स्टंटबाजी कर लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले युवकों पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ युवक चलती कार की खिड़कियों पर लटक कर जानलेवा स्टंट करते नजर आए थे, जिसे रील बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और स्टंट करने वाले युवकों सहित लापरवाही से वाहन चला रहे चालक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने न केवल घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की i20 कार को जब्त किया है, बल्कि मुख्य आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं, ताकि शहर की सड़कों पर रील के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को कड़ा सबक मिल सके। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन तस्करी को नाकाम किया है। बिलासपुर के कोटा परियोजना मंडल क्षेत्र में गश्त के दौरान वन अमले ने 4 साइकिल और सागौन के लट्ठे जब्त किए हैं। प्रबंध संचालक प्रेम कुमार के निर्देश पर सभी परियोजना मंडलों में नियमित दिन और रात की गश्त की जा रही है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय महाप्रबंधक अभिषेक सिंह और मंडल प्रबंधक सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन में कोटा परियोजना मंडल की टीम ने कार्रवाई की। गश्त के दौरान सूचना मिलते ही रात करीब 8 बजे परिक्षेत्र कोटा के RF 129 में दबिश दी गई।
कार्रवाई के दौरान वन अपराधियों ने साइकिल और सागौन के लट्ठे मौके पर छोड़ दिए और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से 4 साइकिल और 11 नग सागौन लट्ठा, जिसकी मात्रा 0.752 घन मीटर है, जब्त किया गया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर जब्त सामग्री को प्रोजेक्ट डिपो कोटा भेजा गया है। इस अभियान का सफल संचालन परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी रवि कुमार जगत ने किया। कार्रवाई में सहायक परियोजना क्षेत्रपाल देव सिंह भारद्वाज, चौकीदार नैन सिंह सहित परिक्षेत्र तेंदुआ और कोटा के कर्मचारी शामिल रहे। वन विकास निगम प्रबंधन ने टीम की सराहना करते हुए आगे भी अवैध कटाई और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारी जो टीम है, तेंदुआ रेंज की टीम जो घूम रही थी, तो कोटा परिक्षेत्र में उनको जो है 11 नग सागौन के लट्ठे मिले और 4 साइकिल जब्त किए। ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे लगता है, कुछ जानकारी से आई है? नहीं, क्योंकि अपराधी छोड़ के भाग गए थे, तो संभवतः अभी इसके बारे में पता नहीं, हम आगे पता लगा रहे हैं। यूआर दर्ज हो गया। बिलासपुर जिले के घुटकू धान खरीदी केंद्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां प्रबंधन पर हर 50 बोरी धान के पीछे 1 बोरी अतिरिक्त लेने का आरोप लग रहा है। कुछ किसानों ने इस कथित गड़बड़ी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में किसान खुलेआम यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे तय मात्रा से ज्यादा धान लिया जा रहा है, लेकिन उसकी ना तो रसीद दी जा रही है और ना ही वजन की पूरी जानकारी। वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो घुटकू धान खरीदी केंद्र का बताया जा रहा है, जहां किसान आरोप लगा रहे हैं कि 50 बोरी देने पर 91 बोरी जबरन ली जा रही है। किसानों का कहना है कि यह उनकी पहली बार धान बिक्री है। उन्हें टोकन, वजन और कटौती की सही जानकारी नहीं दी जा रही। विरोध करने पर कर्मचारियों द्वारा टाल मटोल किया जाता है। 45 जाना है, एक एक्स्ट्रा हैगा 46 है, तो एक एक्स्ट्रा ले है नहीं। कौन लेते दावत है लगा वो तो कहता देवे का हम नहीं लेवन भैया। पहली बार बताओ भैया कहाँ होते थे लोग, हम घर वो तो गलत है, वही बता ही। और तू हमें टोकन का दिखा दे दे, टोकन से काम कर। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा जारी किए गए नए इक्विटी और भेदभाव निवारण नियमों को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों, नागरिकों ने इन नियमों को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन बताया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और छात्रों का कहना है कि जिन नियमों को समानता और न्याय के नाम पर लागू किया गया है, वही नियम व्यवहार में सामान्य वर्ग के छात्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नए प्रावधानों में सामान्य वर्ग के छात्रों को भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने का स्पष्ट और समान अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे वे न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जो कानून के सामने सभी नागरिकों को समान मानता है। यदि कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण दिया जाए और बाकी छात्रों को उसी अधिकार से बाहर रखा जाए, तो ऐसी व्यवस्था को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। विरोध कर रहे लोगों ने ये भी चिंता जताई कि इन नियमों में झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बचाव के लिए कोई ठोस सुरक्षा प्रावधान नहीं है। इससे निर्दोष छात्रों का शैक्षणिक भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि UGC के इन नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, उनकी संवैधानिक समीक्षा कराई जाए और सभी वर्गों के छात्रों को समान शिकायत अधिकार दिया जाए। साथ ही झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाए। UGC ने जो अभी नियम लाया है वो एक प्रकार से देखा जाए तो काला कानून के रूप में ही वो भी सामने आया है और हम सभी लोग जो स्वर्ण समाज के
जो छात्र हैं उनके प्रति अन्याय को लेकर एक हुए हैं। और ये सिर्फ अन्याय की बात नहीं है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये मौलिक अधिकारों का भी हनन है और समानता का भी अधिकारों का भी हनन है। आज हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सामने रखना चाहते हैं और सर्व समाज, जो स्वर्ण समाज है और अन्य समाज है, ठाकुर समाज, बनिया समाज और ब्राह्मण समाज के अन्य समस्त, और राष्ट्रीय लेवल पे अनेक प्रकार की बैठक हो रही है और हम सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और सिर्फ आज हम अपनी बातें रखने आए हैं और इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान, न्याय और समानता के समर्थन में है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पिछले कई दिनों से जिस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा, अहम और राहत भरा फैसला सुना दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। ये बिल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक विष के समान है और यह बिल जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। क्या सोच के लाया गया है कानून जिसे हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है? हमें अगर जाना पड़े तो हम सब लोग मिलकर दिल्ली भी जाएंगे, राजधानी का भी घेराव करेंगे, लेकिन ये काला कानून किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देंगे। हमारे छात्रों में जो आपसी समरसता है, जो आपसी भाईचारा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये मानता हूँ कि इससे समानता कम, एकता में ज़्यादा चोट पड़ेगी। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के उद्देश्य से नए नियम जारी किए थे। ये नियम साल 2012 से लागू पुराने नियमों की जगह लाए गए थे, लेकिन जैसे ही नए नियम सामने आए वैसे ही देश भर में छात्रों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के बीच विरोध और बहस तेज हो गई। 2012 के नियमों में जहां सामान्य रूप से भेदभाव शब्द का इस्तेमाल किया गया था, वहीं 2026 के संशोधित नियम में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। नए नियमों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ केवल उनकी जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव है। यहीं से विवाद और गहराता चला गया। छात्रों और आलोचकों का आरोप है कि इस पूरी व्यवस्था में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा या अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि भले ही कानून भेदभाव रोकने के लिए लाया गया हो, लेकिन इसका सीधा असर सामान्य वर्ग के छात्रों पर पड़ सकता है। छात्रों को यह डर सताने लगा कि शिकायत दर्ज होते ही उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया जाएगा। किसी ने सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को हनन करने के लिए जो काला कानून अभी लाया है, जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026, जो रेगुलेशन है, इसे पूरे सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग के छात्रों का सीधा सीधा हनन किया जा रहा है। यूजीसी के अधिकारियों और माननीयों के नज़र में जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं वो सीधे सीधे दोषी हैं, आरोपी तक नहीं। और इसमें क्या सोच के लाया गया है कानून जिसे हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है, ये समझ से परे है। हम लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज भी हम कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, और फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हमें त्वरित राहत प्रदान की है। इससे तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन बात यह भी है कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो केवल राहत मिली है, लेकिन हम आगे जाते ये रिव्यू हो और ये कानून वापस हो। जी, यूजीसी का जो नया कानून आया है उसमें क्या बोलते हैं कि थोड़ी संशोधन की ज़रूरत है। जो हमारे समाज के, जो हर समाज के बालक बहनें भाई बंधु जो पढ़ते हैं हमारे विश्वविद्यालय में,
ओबीसी एससी एसटी जनरल वर्ग से, उनको क्या है कि उनको बांटने की कोशिश एक प्रकार से की जा रही है। हमारे छात्रों में जो आपसी समरसता है, जो आपसी भाईचारा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से इसको हम देख रहे हैं। जैसा कि कोई भी अगर बालक है उस पर झूठा केस कर दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए छोटी मोटी अनबन को लेकर, जिसके कारण क्या कहते हैं कि उसको झूठ मूठ का थाना कोर्ट कचहरी का क्या कहते हैं कि सैर करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता झूठी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के अभाव को लेकर है। 2025 के मसौदे में झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अंतिम रूप से लागू किए गए नियमों में इसे हटा दिया गया। नए नियमों में सिर्फ इतना कहा गया कि अगर कोई समिति के फैसले से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है, जिसे 30 दिन में निपटाया जाएगा। लेकिन झूठे आरोप लगाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इसका कोई साफ जिक्र नहीं किया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। छात्रों का कहना है कि सरकार ने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की है जिससे कैंपस में समस्याएं और तनाव बढ़ सकता है। छात्रों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे जल्द वापस लेने की भी मांग की है। देखिए, इस प्रकार का कानून किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थान के लिए बहुत हीन कानून के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह के कानून से किसी भी विश्वविद्यालय परिसर के एकता का जो माहौल होता है, जिसमें छात्रों के बीच के एकता के माहौल को देखा जाता है, ये भंग होने का पूर्णतः संभावनाएं देखी जाती हैं। इस कानून को समानता लाने के कानून के नाम से लाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि इससे समानता कम, एकता में ज़्यादा चोट पड़ेगी। एकता में इस प्रकार चोट पड़ेगी कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा। विभिन्न छात्र संगठन, विभिन्न छात्र का गुट अलग अलग ध्रुव में ध्रुवीकरण होते जाएंगे। कुछ ऐसे छात्रों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। किसी भी छात्र के साथ मानसिक प्रताड़ना होती है तो बेहद ख़राब रूप में देखा जाता है। वैसे अभी तो इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। देशव्यापी विरोध के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इस पर भी उनका रोक लगाई जाए, जिसका पूर्ण तरीके से स्वागत किया जाता है। यूजीसी बिल का पूर्णतः विरोध करता हूँ। ये बिल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक विष के समान है और यह बिल जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। सवर्ण समाज से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह आए और सड़क पर आकर इसका विरोध करे। इन तमाम आशंकाओं और विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने नए नियमों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। गौरतलब है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 23 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था, जिसके बाद से ही इसका विरोध तेज हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद साफ हो गया है कि 19 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक देश भर में पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। फिलहाल इस फैसले को छात्रों ने बड़ी राहत के रूप में देखा है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 को लेकर अब सामाजिक संगठनों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। बिलासपुर में राजपूत क्षत्रिय महासभ समाज से जुड़े लोगों ने इन नियमों के खिलाफ विरोध जताते हुए भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को पत्र प्रेषित किया है। देखिए पूरी खबर। राजपूत क्षत्रिय महासभा का कहना है कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए नए विनियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों और प्राध्यापकों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। संगठन का आरोप है कि इन नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा यदि सामान्य वर्ग के किसी छात्र या शिक्षक पर शिकायत की जाती है तो उस पर सीधे कार्रवाई का प्रावधान है। महासभा का कहना है कि इस व्यवस्था में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। आरोपित व्यक्ति को न तो अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है और न ही प्रारंभिक स्तर पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिखाई देता है। ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने यह भी कहा कि नए नियमों में यदि शिकायत असत्य या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार के दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
इससे कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है और कैंपस में भय व असंतोष का माहौल बन सकता है। राजपूत क्षत्रिय महासभा का मानना है कि इन नियमों में गंभीर असमानताएं हैं जिनका प्रभाव भविष्य में देश और समाज के हित में नहीं होगा। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि या तो इन नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए या फिर उनमें आवश्यक संशोधन कर न्याय संगत और संतुलित व्यवस्था लागू की जाए। देखिए, यूजीसी कानून पूर्व में जो लागू था उसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए यदि किसी सामान्य वर्ग का छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कोई भी वर्ग के आदमी SC ST OBC यदि आरोप लगाते हैं, उसके आधार पे एक जांच कमेटी बनेगी जिसमें उन्हीं लोग रहेंगे और उस जांच कमेटी का यदि आरोप गलत भी है तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परंतु जिस सामान्य व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये सामान्य वर्ग के लिए बहुत मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, जो समाज में जो वो किया जा रहा है उसको। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नियम बनाती है वहाँ पे पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पुराने व्यवस्था थी वो सभी को समानता का अधिकार था, वर्तमान में सिर्फ SC ST OBC को अधिकार दिया जा रहा है और कार्रवाई सिर्फ जनरल के लोगों पे की जाएगी। मैं हमारे सभी बच्चों के लिए समानता का अधिकार चाहती हूँ, किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं इस UGC के नए कानून का विरोध करती हूँ, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो या सामान्य वर्ग के बच्चे हो, सबको शिक्षा में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं OBC या ST के बच्चे। UGC का नया कानून है, उसका पूरा पुरजोर विरोध करता हूं और इस वजह से भी करता हूं कि कहीं हम सामान्य वर्ग के लोगों को ये लगता है कि समाज जो है, सरकार जो है वो हमारे सामान्य वर्ग को बाकी अन्य वर्गों से अलग काटता हुआ चला आ रहा है और ये प्रक्रिया आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। हमें समाज से अलग क्यों किया जा रहा है? क्या हम समाज के हिस्सा नहीं हैं? हम आज से नहीं, सदियों से हम इस समाज के हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। फिर किसी राजनीतिक कारण से, किसी राजनीतिक मंशा के चलते आखिर क्यों हमको समाज से अलग किया जा रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो चली आ रही है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, ये हटना चाहिए और ये मानसिकता कि सामान्य वर्ग के बच्चों को या सामान्य वर्ग के लोगों को बाकी वर्ग से अलग किया जाए, बाकी वर्ग से अलग ये दिया जाए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम सदियों से, आज की बात नहीं है, ये जब से ये हमारी भारत है सदियों से चली आ रही है, तब से हम इसी समाज के हिस्सा है और इसी समाज में रह रहे हैं। महासभा की बिलासपुर उप समिति ने स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि यदि नियम लागू किए जाते हैं तो आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। साथ ही यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी उचित और कड़ा दंड तय किया जाए। संगठन का कहना है कि वे भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। फिलहाल इस आपेक्ष के बाद UGC विनिमय 2026 को लेकर बहस और तेज होती नजर आ रही है और अब सभी की निगाहें सरकार और UGC के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। स्वयं सिद्ध फाउंडेशन द्वारा शिक्षा और बाल कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। फाउंडेशन के संस्थापक चंचल सलूजा के नेतृत्व में ग्राम मोहतराई स्थित संकुल स्कूल भरारी में विद्यार्थियों को स्वेटर एवं स्मार्ट टीवी का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जोनल SP बिलासपुर दीपमाला कश्यप रहीं। अतिथियों ने बच्चों को स्वेटर पहनाकर एवं स्मार्ट टीवी भेंट कर उन्हें ठंड से सुरक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का संदेश दिया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए बच्चों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की सीख दी। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और बच्चों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ना बताया गया। कार्यक्रम में स्वयं सिद्ध फाउंडेशन की संचालिका ऋतु साहू, संरक्षक नवीन दुबे, रीता यादव, मेड इन इंडिया ग्रुप के सदस्य, ग्राम सरपंच संतोष सूर्यवंशी, शाला के प्रधान पाठक रियाज खान तथा प्रधान शिक्षिका डॉक्टर एकता आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम के बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता दी। आज मोहतराई मिडिल स्कूल में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा
स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। साथ में एक इंटरेक्टिव पैनल भी दिया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे इंटरेक्टिव मोड पे हो सके। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं चंचल सलूजा जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया था और यहाँ पर बच्चों की आवश्यकता अनुसार इन्हें जो आवश्यकताएं थी उसको सुना, देखा, समझा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये गिफ्ट्स, एक प्रकार से कहना चाहिए गिफ्ट्स प्रदान किए हैं। साथ में कुछ पंखों का भी वितरण किया गया है। अभी गर्मी आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, और ये बच्चे बहुत एक्साइटेड लगे और मैं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन प्रिंसिपल साहब सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी ताकि बच्चों की आवश्यकताओं को समझा और इन्हें इनकी मदद की और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आज जो प्रेरक स्पीच इन्होंने दी है वो भी बहुत ही अच्छी है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही अन्य स्कूलों में भी ऐसा कार्यक्रम हो ताकि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप उनको चीज़ें प्रदान की जा सके। थैंक यू सो मच। 150 बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया है और साथ में स्मार्ट टीवी दी गई है स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की तरफ से और पंखों का वितरण किया गया है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जोनल एसपी दीपमाला कश्यप जी थे और हमारी स्वयं सिद्धा टीम मौजूद रही। बच्चों को स्वेटर देख के बच्चों के चेहरे में बहुत खुशी हुई, मगर ये मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा, गर्मी पड़ रही है, ठंड जा चुकी है। ये प्रोग्राम मेरे को 1 महीना पहले करना था तो थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मगर बच्चे स्वेटर पा के बहुत खुश हैं। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित कार शोरूम के कांच को चकनाचूर करते हुए सीधे काउंटर के भीतर जा घुसी। यह हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कार बैक करते समय अचानक बेकाबू हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त काउंटर के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन इस घटना में नया मोड़ तब आया जब पता चला कि कार चालक अनुभवी चालक नहीं बल्कि एक नाबालिग चला रहा था उस कार को। इतना ही नहीं, अपनी गलती मानने के बजाय नाबालिग अब दुकान संचालक को ही धमकी दे रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। यह पूरा मामला बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुराना बस स्टैंड स्थित एक नामी दुकान में अचानक एक कार मौत बनकर दाखिल हुई। चश्मदीदों के मुताबिक चालक कार को रिवर्स कर रहा था, तभी वाहन पर से नियंत्रण खो गया और कार पूरी रफ्तार के साथ दुकान के फ्रंट ग्लास को तोड़ते हुए काउंटर तक जा पहुंची। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि कार सवार चालक नाबालिग है, जिसे शायद वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव नहीं था और इसी कारण यह गंभीर हादसा हुआ। एक्चुअली 2 रिलेटिव्स थे, वो लोग कार से गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए और वो रात में जो गाड़ी, एक बंदा जो उस गाड़ी से निकला था और सामने के घर पे गया हुआ था, दूसरा बंदा जो है उसने ऐसा बताया कि वो साउंड बॉक्स चलाने रहा था म्यूज़िक के लिए। हालांकि उसने चाबी ऑन किया था, उसने रिवर्स, उसको शायद गाड़ी चलानी नहीं आती, रिवर्स गियर किया और वो पीछे साइड में जो दुकान है उसको ठोक दिया और उससे उसका जो फाइनेंशियल हानि भी हुई है और उसको साथ साथ फिजिकल चोट भी है, जिसका मुलाहिजा कराया गया है और उस पर रेलिवेंट सेक्शन के अंदर FIR किया गया। सर ये नाबालिग था क्या? मैं उसको प्रेस रिलीज में डलवा दूँगा उसका डिटेल। हादसे के बाद दुकान में हुए नुकसान से ज्यादा चर्चा नाबालिग ड्राइवर के बर्ताव की हो रही है। दुकान संचालक का आरोप है कि अपनी लापरवाही से बड़ा खतरा पैदा करने वाला नाबालिग अब उल्टा उन्हें ही डरा धमका रहा है। युवक द्वारा दुकानदार को SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा हादसा होते होते टल गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या हादसा कार में किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर यह पूरी तरह से नाबालिग की लापरवाही का नतीजा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में नाबालिग और उसके अभिभावकों पर क्या कानूनी कार्रवाई करता है। रेड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।